तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है इंडिया और ताइवान के बीच में साइन होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट से रिलेटेड, जिसका नाम है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट, जो इस साल अक्टूबर में साइन होने की हमें पूरी चांसेस नजर आ रहे हैं। तो ये जो लैंडमार्क अग्रीमेंट है ये बेसिकली पीपल टू पीपल मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा माइग्रेशन। अब हम जानते हैं कि ताइवान का कोऑर्डिनेशन बहुत नेसेसरी है। अगर देश में हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो यहाँ पर ताइवान का साथ होना जरूरी है। अब देखो ताइवान जो है वो थोड़ा आइसोलेटेड देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें उनके जो टैलेंट है उनको इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आने देना पड़ेगा। उनकी टेक्नोलॉजी के लिए जो ज़रूरी लोग हैं उनको इजी ला देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इंडियंस को जो है बड़ी बड़ी मात्रा में, चाहे वो जॉब्स हो, मैन्युफैक्चरिंग वाले काम हो, या हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइन एक्सपर्ट्स भी हो, उनको भी ताइवान में आने जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो वीज़ाज होते हैं, जो नेसेसिटीज़ होती है इस तरीके की इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, उसके लिए पैक्ट साइन किया जाएगा, जहाँ पर बहुत अच्छा कॉपरेशन ये दोनों देश दिखाएंगे। और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि इसलिए क्योंकि लिटरली एक जियो पॉलिटिकल डिसीजन है, और हम कहें तो ये एक इमिग्रेशन से रिलेटेड डिसीजन है, जो कि जिस तरीके से आप समझते होंगे कि चाइना और ताइवान के रिलेशन चलते हैं, उसके अंदर ये डिसीजन लिया जा रहा है, तो बड़ी बात है। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों वो है वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में ये डिसाइड किया कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे स्मोकलेस चूल्हा या स्टव, जो सोलर इंडक्शन प्लेट्स के ऊपर बेस्ड होगा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो IIT है, IIT दिल्ली है, इन्होंने इसको डेवलप करने में मदद की है। और यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर सुंदरबन, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बांकुर, पुरुलिया, ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यहाँ पर ये इस तरीके के स्मोकलेस चूल्हों का इस्तेमाल इनिशियली किया जाएगा गांवों के अंदर, स्पेशली उन गांवों के अंदर जहाँ पर अभी भी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत धुआं प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों देखते हैं कितना तक सक्सेसफुल रहता है। देश के कुछ एरियाज के अंदर ये पहले भी किया गया था अलग अलग लेवल ऑफ सक्सेस के साथ में। अब इस बार ये चीजें किस तरीके से होती है वो देखने की बात है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पुणे डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर के द्वारा दिए गए कुछ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जब पर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स को कहा गया है कि वो एक बजटरी प्रोविजन बनाए 40 करोड़ का वागोली रीजन ऑफ पुणे के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, जहां पर वे इस एरिया के बेसिक इंफ्रा को बेहतर बनाएंगे। वाटर, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक इश्यूज, इन सभी चीज़ों को फेस करने के हिसाब से ये पैसे यूज किए जाएंगे। और यहाँ पर मेजरली जो स्ट्रीट लाइट्स का काम है प्रायोरिटी पे किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वागोली उन एरिया में से एक है जो कि एक्सपांड पहले हो गया और यूटिलिटीज यहाँ पर ढंग से बाद में बनना शुरू हो गई, क्योंकि शहर ऑब्वियसली जब तेजी से एक्सपांड होता है तो बिल्डर्स जो है बहुत जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, ये सब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर रोड्स, वाटर्स, लाइट्स, इन जैसी चीज़ें जल्दी नहीं बन पाती। तो यही चीज़ को रियलाइज करते हुए अब डिसीजन लिया गया है कि अचानक से यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी काम किए जाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है आसाम इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अमेंडमेंट 2023 से रिलेटेड, जहाँ पर इंश्योर करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली स्टेट में हो, गवर्नमेंट ने एक एम्पावर्ड कमेटी को एस्टैब्लिश किया है, जिनके पास में राइट्स होंगे इन इन्वेस्टमेंट्स के आने और जाने के ऊपर। तो जाएंगे तो नहीं, लेकिन आएंगे ही, जहाँ पर बेसिकली इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर इस कमेटी को लीड करेंगे। तो बेसिकली एक पॉलिसी भी इंप्लीमेंट हो जाती है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स, बाबू अफसर होते हैं, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं पर बैठाया जाता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को उनके स्टेट में लाने के लिए। अब आप जानते हो कई बार ठीक से काम नहीं होते, कई बार कंपनीज को तकलीफ दी जाती है, लेकिन ये चीज़ असम में ना हो, यहाँ पर ढंग से कंपनीज आकर काम कर पाए, इसके लिए कमेटी बिठाई गई है ताकि जितना इन्वेस्टमेंट हो सके उतना यहाँ पर हो। वैसे उम्मीद लगाई गई है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो आसाम में आ जाएगा, और यहाँ पर एक साइट बनाई जाएगी, यहाँ पर सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाया जाएगा इस पॉलिसी का, जिससे कारण जितनी हो सके उतनी कंपनीज आसाम में अगर अपना पैसा लगाए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लद्दाख से, जहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी को रीच करने के लिए NTPC या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशंस बनाने का डिसीजन लिया है, और 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस भी यहाँ पर शुरू कर दी है इंट्रासिटी रूट्स के ऊपर लेह में। तो दोस्तों यहाँ पर पहली हाइड्रोजन बस जो है वैसे 17 अगस्त को पहुंच गई थी लेह में, और 3 महीने के लिए यहाँ पर फील्ड ट्रायल्स लिए जाएंगे। ऑब्वियसली लद्दाख लेह जैसे एरिया के अंदर रोड वर्दीनेस का टेस्ट करना, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में इनको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इनको भी टेस्टिंग का काम चल रहा है। वैसे दोस्तों ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्टेशंस बनेंगे ये सोलर पावर्ड होंगे, यानी कि बिजली बनाने से, उस बिजली का इस्तेमाल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने से, फिर उस हाइड्रोजन को गाड़ी में यूज करने दे, सब कुछ जो प्रोसेस है उसमें कई बार भी कार्बन डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है गोल्ड एंड डायमंड, मेजर मलबार गोल्ड एंड डायमंड से रिलेटेड, जो इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसे 150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में बनाया गया है। तो ये जो फैसिलिटी है ये जो वेस्ट बंगाल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेस है उनके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसको इक्विप किया गया है लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। मशीन्स जो है वो इटली, USA, जर्मनी जैसे देशों से मंगवाई गई है। यहाँ पर अपनी जो फैसिलिटीज़ है, ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट से इनके भी है, उनको भी यूज़ किया जाएगा। और ऑब्वियसली साथ साथ आगे जाकर रिटेल एक्सपांशन के लिए भी जो स्ट्रैटेजीज की बिल्डिंग वगैरह होती है वो भी यहाँ पर बनाई गई है। और ऑब्वियसली ये बहुत सारे जो क्राफ्ट्समैन है,
आर्टिजन्स है, उनको यहाँ पर काम मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पर श्रीनगर ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिया है, जहाँ वो रेनोवेट वो करेंगे शहर के अंदर के तकरीबन 40 घाट्स को। तो यहाँ पर झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये काम किया जाने वाला है। जानते हो झेलम रिवर हिस्टोरिकली देश की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स रही है, और इसका रीडेवलपमेंट का प्लान वैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया था, जहाँ पर 20 को पहले रिस्टोर करने का भी यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। यहाँ पर बेसिकली हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा, लेकिन साथ में आसपास में पब्लिक प्लेसेस को क्रिएट किया जाएगा, स्मार्ट प्लेसेस को क्रिएट किया जाएगा, वाटर सपोर्ट ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बनेगा और सोशलाइजेशन के लिए भी जगह बनेगी। टोटल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में वैसे जाकर 40 घाट यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली एक बड़े स्ट्रेच में होंगे और श्रीनगर इसकी वजह से बहुत बेनिफिट करेगा। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में कम हो रहे डिस्टेंस से रिलेटेड। अब इसका मतलब क्या है, आप जानते हो ऑलरेडी चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जो है काफ़ी हद तक बन चुका है, जिसकी वजह से बाय डिस्टेंस भी बाय रोड ये बहुत कम और काफ़ी स्पीडी बनने वाला है जल्दी ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन अब रेलवे अथॉरिटीज़ ने भी कहा है कि जो ये सेक्शन है चेन्नई बेंगलुरु का, बेसिकली आरक्कोणम से लेकर जोरलपट्टी तक का, इसको अभी अप्रूव कर दिया गया है ज़्यादा स्पीड के लिए, जहाँ पर 110 किलोमीटर पर आवर की जो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड परमिटेड थी उसको बढ़ाकर अब 130 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया है। टोटल 144 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जिसके कारण अब होगा ये कि जो ट्रेन चेन्नई से बेंगलुरु की तरफ जाएगी वो ज़्यादा जल्दी सफर पूरा कर पाएगी। आप जानते हो देश भर में ट्रैक अपग्रेडेशन चल रहा है। मुंबई दिल्ली सेक्शन का यहाँ पे स्पीड इंक्रीज किया गया था कुछ महीनों पहले, और अब यहाँ पर इस सेक्शन का भी स्पीड इंक्रीज कर दिया गया है। ऑब्वियसली और अपग्रेडेशन हो गए, धीरे धीरे हमें ये जो है ट्रैक्स और सिग्नल का काम कंप्लीट होते हुए ज़्यादा स्पीड अप्रूवल देखने मिलेगा, जिसकी वजह से रेलवे ट्रेन ज़्यादा स्पीड में दौड़ पाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है यूएस बेस्ड एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस या ETS से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो अपना फर्स्ट टेस्ट सेंटर खोलेंगे कश्मीर के अंदर, जहाँ पर जो वैली के स्टूडेंट्स हैं उनको टोफल और GRE जैसे एग्जाम्स जो है वो देने के लिए एक सेंटर मिल जाएगा। तो दोस्तों ETS बेसिकली लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल असेसमेंट रिसर्च एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे पर JEE नीट एग्जाम्स लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये दुनिया भर में जो टोफल GRE की एग्जाम्स वगैरह होती है इनको कंडक्ट करना, इनको ऑर्गेनाइज करने का काम यही कंपनीज करती है। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेंटर्स इंडिया में रखती थी तो बड़े शहरों में Tier 2 शहरों में भी सेंटर्स कभी कभी बन जाते थे, लेकिन कश्मीर के इंस्टेबिलिटी की वजह से सेंटर्स नहीं बन पाते थे। तो कश्मीर के जो बच्चे थे उनको जो है दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ता था एग्जाम्स देने के लिए, जो ऑब्वियसली बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, बहुत लोगों के लिए ईजी नहीं होता, पढ़ाई पे इफेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि अब कश्मीर में भी एक सेंटर खुल जाएगा तो यहाँ के बच्चे यहीं पर एग्जाम दे पाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से कोलकाता वेस्ट बंगाल से आ रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 2500 करोड़ का लोन लेंगे वर्ल्ड बैंक से, जो पूरा का पूरा पैसा जो आएगा वर्ल्ड बैंक से उसको यूज किया जाएगा पर्पस बेस्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली जो बेसिक इंफ्रा डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पर गवर्नमेंट यूज करेगी अगले 10 सालों तक। क्विक ट्रांजिट सिस्टम्स, रोडवेज, इन जैसी चीजों के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को भी बनाया जाएगा। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो सत्यावतिनितम पूछते हैं व्हाई आर ऑल मेट्रो इज अंडरग्राउंड शुड बी देन व्हाई हाफ ओवरग्राउंड हाफ अंडरग्राउंड। तो बेसिकली मेरे हिसाब से सवाल ये है कि ज्यादातर मेट्रोज हमारे देश के अंदर अंडरग्राउंड होनी चाहिए, लेकिन आधी जमीन के ऊपर है, आधी जमीन के नीचे। देखो आधी जमीन के नीचे नहीं है, बहुत छोटा सेक्शन है देश के अंदर के मेट्रोज का जो जमीन के नीचे है। ज्यादातर मेट्रोज देश के अंदर जमीन के ऊपर है। मैंने वैसे वीडियो बनाई है इस चीज के ऊपर कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी अगर सिंपली सवाल का जवाब मैं अगर देने जाऊं तो पैसा, यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो बनाना बहुत ज्यादा महंगा होता है कंपेयर टू ऊपर जमीन के बनी हुई मेट्रो। एट द सेम टाइम उसको चलाना भी महंगा होता है, क्योंकि टनल्स के अंदर आपको वेंटिलेशन रखना है, ऑक्सीजन रखना है। जो अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं उनमें कंटिन्यूसली आपको फ्रेश एयर सप्लाई रखनी होती है, वहाँ पर सेफ्टी के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वहाँ पर वो जो मेंटेनेंस होता है, वो दीवार जो लोड पे होती है, वहाँ पर पानी आता है, वहाँ पर जो है लोड होता है, तो उन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये सब चीज़ों की वजह से अंडरग्राउंड लाइन सिर्फ तब बनाई जाती है जब बहुत एक्सपेंसिव हो लैंड, इतना ऊपर कि वो लैंड खरीदने के बजाय बेहतर ये होगा कि आप ज़मीन के नीचे मेट्रो बना ले, तब जाकर ही अंडरग्राउंड मेट्रो बनती है। या फिर बहुत डिफिकल्ट जियोग्राफिकल कंडीशंस के दौरान मेट्रो जो है अंडरग्राउंड बनाना फीसिबल होता है। इसके लिए बड़े शहरों में ही अंडरग्राउंड मेट्रो वो भी कुछ लाइन्स में ही देखने मिलती है। अब आउटग्राउंड बहुत ईजी होता है, आप जो है स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज़ कर सकते हो UPI-MRC की तरह। आप जो है मेट्रोज को जो है नॉर्मल ट्रेन की तरह ही चला सकते हो, बस वो ट्रैक के ऊपर ज़रा एलिवेटेड होंगे, गर्डर्स एंड ब्रिजेस के ऊपर, तो वहाँ पर पैसे बचते हैं। बेसिकली यही रीज़न है कि यहाँ पर मेट्रो हमारे देश के अंदर ज़्यादातर अंडरग्राउंड नहीं बनती, ओवरग्राउंड बनती है। और ये प्योरली जो है पैसे, एफिशिएंसी और कम से कम पैसों में ज़्यादातर यूटिलाइजेशन निकालने के ऊपर बेस्ड एक चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।